मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत से टॉपिकों को। पहला हमारा टॉपिक है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। तो परिवार नियोजन क्या है? तो सरकार के द्वारा जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए बहुत सारे योजनाएं चलाई गई हैं, जिसे हम परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम दो हमारे दो, ये नारे जो हैं ये दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ऐसे ये नारे दिए गए हैं। तो ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। उसे कहते हैं परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। तो ये इसका प्रमुख कारण क्या है? फैमिली प्लानिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो कारण इसका ये है, जैसे कि आजादी के समय जो जनसंख्या थी वो लगभग अपन मानते हैं तो 35 करोड़ थी, और जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उसको रोकने के लिए सरकार नियम चलाती है या मान लो योजनाएं चलाती है, उसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। एक तो ये नारे हैं जैसे कि हम दो हमारे दो। तो सरकार हमें बताना चाहती है कि हम 2 संतानों को ही जन्म दें। इससे क्या है कि हमारी जनसंख्या जो है वो वृद्धि नहीं करेगी। तो इस नारे के द्वारा उन्होंने ये अपन को समझाना चाहा है। तो इसका एक कारण ये भी है जैसे कि आयु का निर्धारण। तो सरकार ने अब आयु निर्धारण की भी एज कर दी है। ऐसी महिलाओं में 18 वर्ष और पुरुषों में 21 वर्ष कर दी है। पहले क्या होता था कि बाल्यावस्था में ही शादी हो जाया करती थी और जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक हो जाती थी, क्योंकि शादी बाल्यावस्था में हो जाती थी और संतानों की उत्पत्ति भी अधिक हो जाती थी। तो वो बताते हैं कि अब उन्होंने आयु का निर्धारण कर दिया है, जिसमें महिला यानी कि फीमेल की आयु कर दी है 18 वर्ष और 21 यानी कि 21 वर्ष कर दी है पुरुषों की। अब हम समझते हैं दूसरा अपना टॉपिक है गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्टिव। इसमें क्या होता है? तो बहुत सारी ऐसी दंपत्ति हैं जैसे कि नर और मादा जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें दंपत्ति बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दंपत्ति हैं जो कि संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते, फिर भी उनकी संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन्हें कैसे रोकें? तो उसको कहते हैं गर्भ निरोधक। कि संतान उत्पन्न वो करना नहीं चाहते फिर भी हो जाती हैं, तो उसे मतलब गर्भ को रोकना। अच्छा, जैसे संतान कब होती है? जब नर की शुक्राणु और मादा की अंडाणु का संलयन यानी फ्यूजन होता है, तभी तो संतान उत्पत्ति होती है। तो अब इन दोनों को मिलने ही ना दिया जाए, यानी कि मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु, इनको समेकन यानी कि इनका मिलन हो ही ना पाए, तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसे कहते हैं गर्भ निरोधक। अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो गर्भ को निरोधक यानी गर्भ को कैसे रोकें कि शिशु हो ही ना पाए? पहले अपनी विधि आती है आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यूट्राइन यानी कि गर्भाशय, गर्भाशय में यह डिवाइस लगाई जाती है। इस डिवाइस के द्वारा क्या होता है? तो जैसे यहाँ पर देखिएगा कि यह डिवाइस, जो कुछ ऐसी डिवाइस होती है इसमें जो कि कॉपर आयन रिलीज करती है, और कुछ ऐसी होती है जो कि हार्मोन का स्रावन करती है। अब यहाँ पे देखना, तो जो कॉपर आयन डिवाइस मतलब कॉपर आयन का स्रावन करती हैं, रिलीज करती हैं, उसको उनके नाम देखिएगा। एक है कॉपर टी और एक है मल्टी लोड 375। इसमें देखिएगा, और जो कॉपर आयन रिलीज करती है उसका नाम है LNG20। अब यहाँ पे देखिएगा को ये डिवाइस गर्भाशय में यानी यूट्राइन में कैसे लगाई जाती है और इनका क्या काम होता है। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये है अपना क्या गर्भाशय। जब यहाँ से शुक्राणु यानी कि स्पर्म प्रवेश करता है, तो यहाँ पर ये कॉपर टी यानी ये टी करके आपको दिख रही होगी, कॉपर टी जो क्या करेगी, कॉपर आयन का रिलीज करेगी। कॉपर आयन जैसे रिलीज होंगे तो इससे क्या है कि यह शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देंगे। अब जब शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएंगे तो यहाँ पर यानी कि देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होता है उनका निषेचन, एम्फिला और स्टमक जंक्शन पे क्या होता है निषेचन, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडवाहिनी से यहाँ से चलते चला गया तो यहाँ पे अंडवाहिनी में पहुंचा कहाँ पे, एम्फिला स्टमक जंक्शन पर, एम्फिला स्टमक जंक्शन पर। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉपर आयन रिलीज करती है आईओडी डिवाइस, तो क्या है इनको निष्क्रिय कर देती है, शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देती है। अब यहाँ से ये निष्क्रिय हो जाएंगे तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यानी कि अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी, यानी इनका संलयन नहीं हो पाएगा, यानी गर्भ का धारण भी नहीं हो पाएगा। तो एक इसकी डिवाइस ऐसी काम करती है ये कॉपर आयन वाली, और कुछ ऐसे भी करते हैं जैसे हार्मोन रिलीजिंग।
अब इसमें क्या होता है, तो जैसे अगर अंडाणु शुक्राणु का मिलन या संयुग्मन या फ्यूजन हो भी गया, कैसे, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर इनका फ्यूजन हो भी गया तो फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इनका गर्भ धारण होगा, यानी गर्भ का रोपण होगा कि नहीं होगा। तो इस हार्मोन के रिलीजिंग वाले डिवाइस से क्या होता है कि गर्भाशय में ऐसे हार्मोन रिलीज करता है ये कि इसमें इसकी भित्ति पर उनके जो मतलब इनका फ्यूजन हो चुका है उसका रोपण इस पे हो ही नहीं पाता है। यानी कि आईयूडी एक ऐसी डिवाइस है जो कि हार्मोन का स्त्रावण करती है, उस डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो वो गर्भाशय की भित्तियों को ऐसा बना देता है कि अगर आपका फ्यूजन हो भी जाए तो भी जो युग्मनज है, जो द्विगुणित बन चुका है, वहां पर इसका क्या होगा, रोपण ही नहीं होगा। रोपण नहीं होगा यानी कि वो योनि के माध्यम से निकल जाएगा। तो ये है कौन सी डिवाइस, आईयूडी। तो इनके माध्यम से अपन दो डिवाइस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगली अपनी विधि आती है सल क्रियात्मक विधियां, जिसमें अपन पढ़ेंगे महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी को। वैसे महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी कहा जाता है। देखिएगा इसमें क्या होता है, तो महिला नसबंदी कैसी होती है, यानी ट्यूबेक्टोमी। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, अंडवाहिनी है। ये इतनी पूरी कितनी है, यहाँ पे पूरी, यहाँ पे जो आपकी दिख रही होगी यहाँ तक, ये क्या है, अंडवाहिनी है। तो इसमें क्या होता है महिला नसबंदी में, इसकी अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं शल्य क्रिया के द्वारा। इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं अंडवाहिनी को। अब यहाँ पे बांध दी, यहाँ पे क्या होगा, जिसकी इसको बांध दी तो यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु यहाँ से अंडवाहिनी द्वारा जाएगा और अंडाणु यहीं पे रह जाएगा, एम्ब्रास्मल जंक्शन पे यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने काट दिया है। तो अंडाणु यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। जब अंडाणु यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे इसका शुक्राणु से संयुग्मन नहीं हो पाएगा, यानी मिलन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम गर्भ का निरोध कर सकते हैं, यानी गर्भ का रोपण होगा ही नहीं, गर्भ धारण होगा ही नहीं। तो इसलिए ये कौन सी है, ये नसबंदी है अपनी महिला नसबंदी। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको ट्यूबेक्टोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंडवाहिनी जो है इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब से यानी ट्यूबेक्टोमी ये होती है किसमें, महिलाओं में। अब बात करते हैं पुरुष नसबंदी की। तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको जन्म वाले चैप्टर में बताया था कि ये क्या है, वृषण है, इनमें पिंडक पाए जाते हैं और इनमें पिंडकों से यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है और ये नली के द्वारा बाहर निकलती है ना। तो ये नली के द्वारा ऐसे बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस को यहाँ पे काट देते हैं। जैसे शुक्राणु यहाँ से क्या, यहाँ पे शुक्राणु बनता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु यहाँ से इस नली के द्वारा बाहर निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको काट के बांध देते हैं। अब शुक्राणु यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा। यानी कि शुक्राणु जब बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो वो अंडाणु से मिलेगा ही नहीं, यानी कि वो योनि के माध्यम से प्रवेश ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे काट दिया है। तो शल्य क्रिया के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा यानी कि वास डिफरेंस को काट देते हैं। तो उसे कहते हैं पुरुष नसबंदी यानी कि वासेक्टोमी। वास डिफरेंस को काटा है तो इसलिए इसी को कहते हैं क्या, वासेक्टोमी। याद रखिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है और वासेक्टोमी किसमें होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला में होने वाली नसबंदी का नाम क्या है, तो उसे कहते हैं अपन ट्यूबेक्टोमी। अब इसको याद रखने का कैसा है, तो मैंने बताया आपको कि अंडवाहिनी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। तो वास से वास डिफरेंस यानी वासेक्टोमी। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो गर्भ का निरोधन कैसे कर सकते हैं, तो आईयूडी द्वारा कर सकते हैं। इसमें दो अपन ने विधियों को पढ़ा, एक कॉपर आयन और एक हार्मोन रिलीजिंग। और इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे सल क्रियात्मक विधि के द्वारा, जिसके द्वारा अपन ने देखा कि महिला नसबंदी के द्वारा। तो महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी, तो इसके द्वारा भी अपन अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोक सकते हैं, जिससे कि संतान का निर्धारण या संतान का जन्म नहीं होगा, या कह सकते हैं कि गर्भ का धारण नहीं होगा। जब गर्भ में धारण नहीं होगा तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी। एक विधि अपनी और भी आती है, इसे कहते हैं सगर्भता का समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसको शॉर्ट में एमटीपी भी कहते हैं।
ये अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। इसको सामान्य भाषा में एबॉर्शन भी कहते हैं, यानी कि गर्भपात। इसमें क्या होता है, तो जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन हो चुका है, और फ्यूजन होने के बाद अब महिला या स्त्री को पता चलता है वही 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भ्रूण है, यानी कि जो भ्रूण नहीं, युग्मनज है, वो क्या करेगा कि गर्भाशय में तो उसका फ्यूजन हो चुका है और यहाँ पे वो आगे लग भी गया है, गर्भाशय की जो भित्ति है उससे लग भी गया है। तो अब क्या करेंगे, तो वो बताते हैं यहाँ पे कि वैक्यूम के द्वारा इसको खींच लेते हैं। जो युग्मनज है तो वैक्यूम के द्वारा इसको खींच लेते हैं। इसे भ्रूण हत्या भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या भी कहते हैं। और इन्होंने एक चीज और बताई है इसमें कि निषेचन के अगर 12 सप्ताह से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ उनका निषेचन हुआ है, जिस दिन उनका निषेचन यानी कि फ्यूजन हुआ है, मिलन हुआ है, उसके 12 सप्ताह के बाद एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है। 12 सप्ताह के पहले यानी कि 3-4 सप्ताह या मान लो 2 महीने के पहले अगर आपको पता चलता है कि आप गर्भ से है तो उसका समापन आप एबॉर्शन के द्वारा करा सकते हैं। लेकिन निषेचन के 12 सप्ताह के बाद यानी 2 महीने के बाद इसे आप नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, यह बहुत ही प्राणघातक हो जाता है। ये वह विधियां हैं जिनको दंपत्ति संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते, फिर भी उनकी संतान उत्पन्न हो जाती है, तो उनको रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये विधि अपनाई जाती है। यानी शॉर्ट में अपन कह सकते हैं गर्भ निरोधक। तो उसमें अपन ने 3 विधियों को पढ़ा, एक आईयूडी वाली और एक नसबंदी वाली और एक अपनी कौन सी, एबॉर्शन वाली। चलिए अब वो देखते हैं जो दंपत्ति संतान उत्पन्न करना चाहते हैं लेकिन उनकी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, तो अपन चलिए उसको देखते हैं। तो आज हम समझेंगे इनको संतान उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, इनमें क्या कमियां होती हैं और इनको कैसे सही कर सकते हैं। एक टॉपिक यहाँ पे, पहला टॉपिक अपना है बंध्यता, यानी कि इनफर्टिलिटी में क्या होता है, तो इसको कहते हैं बांझपन या बंध्यता। बांझपन कैसा होता है, तो सभी लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो स्त्रियों में संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं उनको अपन बांझ या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्त्रियों में तो ये सब बांझपन होता ही है, पुरुषों में यही होता है। अकेली स्त्रियों की कमी से ये बांझपन नहीं होता है, पुरुषों की में भी बहुत कमी होती है, तभी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो दोनों में ही बांझपन होता है, ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों में हो। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, तो जैसे कि बांझपन कुछ भी हो सकता है। कैसे, मान लो कि अपनी जो मादा है उसका अंडाशय खराब हो, अंडाशय इस लायक ना हो कि अंडाणु का निर्माण कर सके। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो शुक्राणु क्या करेगा, गर्भाशय में घूमता रहेगा, क्योंकि अंडाणु का निर्माण ही नहीं हुआ है। तो या उनका गर्भाशय इतना खराब हो कि भाई जो गर्भ है वो रोपण ना कर पाए, यानी गर्भ धारण ना कर पाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बांझपन हो सकता है। बांझपन उससे भी हो सकता है कि अंडवाहिनी जो अंडवाहिनी है अपनी ये वाली, तो उसमें क्या होता है, ये भी खराब हो, अंडवाहिनी इस लायक ना हो कि वह अंडाणु को खींच सके, यहां तक एम्फोरेस्टमस जंक्शन पर ला सके, तो इससे भी बांझपन हो सकता है। तो ये जो थी फीमेल में बांझपन की कुछ कारण। और पुरुषों में कुछ बांझपन के कारण क्या होते हैं, तो पुरुषों में ऐसे होते हैं जैसे कि उनके शुक्राणुओं में कमी, उनके शुक्राणुओं की संख्या में कमी, मान लो उनके शुक्राणुओं को शुक्राणु यानी स्तंभ बहुत पतला होना, गाढ़ा ना होना, उसकी संख्या में कमी होना, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, बांझपन पुरुषों में देखा जाता है। इसको सही कैसे करेंगे, तो इसको सही करेंगे प्रज्ञल शिशु के द्वारा। इसमें क्या होता है, तो प्रज्ञल शिशु हमेशा उन दंपत्ति में होता है जिनका अंडाशय और गर्भाशय समान हो। इसमें होता क्या है, तो वो बताते हैं यहाँ पे कि मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का फ्यूजन लैब में आईवीएफ के द्वारा यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। और फिर जैसे ही उनका फ्यूजन हो चुका है यानी युग्मनज बन चुका है, तो उनको गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो ये तो है अपना प्रज्ञल शिशु के बारे में। लेकिन उनका फ्यूजन करा दिया गया हो और उनका गर्भाशय खराब हो, यानी कि गर्भाशय इस लायक ना हो कि गर्भ को धारण कर सके, तो आप क्या करेंगे। जैसे अंडाशय तो इस लायक है कि अंडाणु को निर्माण कर सके, ठीक है, और अंडवाहिनी उनकी विकृत है, खराब है, तो यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो चुका है।
अब क्या करेंगे, अंडवाहिनी खराब है तो उनको लैब में एक यहाँ पे क्या होगा कि अंडाणु यहाँ पे है, तो इसको इंजेक्शन के द्वारा क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे और लैब में ले जाएंगे और शुक्राणु से समीकरण भी करा देंगे, फ्यूजन भी करा देंगे और यहाँ पर रोपित भी कर देंगे। लेकिन गर्भाशय इस लायक ही नहीं है कि वो युग्मनज को रोपण यानी गर्भ का धारण कर सके, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक और है, क्या है, इसमें यहाँ पर आती है सैरोगेट माँ। तो सैरोगेट माँ इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैसी, तो जैसे कि यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो चुका है और प्राकृतिक शिशु के द्वारा फ्यूजन भी हो चुका है ना, लेकिन उनका जिसमें इसका अंडाणु लिया था अपन ने, उसका गर्भाशय इस लायक नहीं है कि भ्रूण का रोपण कर सके, तो एक दूसरी स्त्री को लिया जाता है और इनके अंडाणु और इनके पति का शुक्राणु फ्यूजन के द्वारा उस स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो जिस स्त्री के गर्भाशय में उस युग्मनज को रोपित किया गया है उसको कहते हैं सैरोगेट माँ। क्या कहते हैं, सैरोगेट माँ, या कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में भी कह सकते हैं कि वह स्त्री जिसके ना ही अंडाणु हो और ना ही उसके पति का शुक्राणु हो, लेकिन उसको गर्भाशय में युग्मनज रोपण करने के लिए दिया गया हो, तो उस स्त्री को कहेंगे सैरोगेट माँ। तो बहुत ही इंपोर्टेंट होती है सैरोगेट माँ। तो ये तो थी इनकी बारे में, बांझपन या बंधता के बारे में क्या होती है, इसको कैसे सही करेंगे। अच्छा, वैसे परगने जो शिशु है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अपनी जड़ाई यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और दूसरी अपनी होती है आईयूटी यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने लैब में क्या किया था, अंडाणु और शुक्राणु का समीकरण यानी कि फ्यूजन करा दिया था। फ्यूजन होने के बाद यानी कि मिलन के बाद उसमें ब्लास्टोमेर की संख्या अगर अपनी कैसे हो गई, 8 हो चुकी है, तो क्या करेंगे कि उसको अपन अंडवाहिनी में क्या करेंगे, प्रवाहित करा देंगे। लेकिन अगर उनकी 8 से संख्या थोड़ा टाइम हो जाए तो उसकी 8 की संख्या 16 हो जाए, तो 16 हो जाएगी, तब उसको अपन गर्भाशय में रोपित करा देंगे। देखिए यहाँ पे आईयूटी यानी यूट्राइन यानी गर्भाशय। तो अगर ब्लास्टोमेर की संख्या 16 हो जाती है तो उसको युग्मनज को अपन गर्भाशय में रोपित कराएंगे, और अगर उनकी ब्लास्टोमेर की संख्या 8 होती है तो उसको अपन कहाँ कराएंगे, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में प्रवेश कराएंगे, किसको, युग्मनज को। ये तो दो विधि है परखने शिशु के बारे में। एक विधि और भी है, एक विधि कौन सी है, GIFT यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये कब होती है, तो यहां पे देखिएगा, जी का मतलब गैमीट यानी कि युग्मक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या था, जाइगोट था। तो युग्मक जैसे कि वो बताते हैं यहाँ पे कि उनकी ये विधि GIFT जो विधि है, ये विधि उन स्त्रियों में लागू की जाती है जिनका केवल अंडाशय क्या हो, खराब हो, और जबकि उनकी अंडवाहिनी और गर्भाशय पूरा क्या हो, इस लायक हो जो कि गर्भ का धारण कर सके। केवल अंडाशय खराब होने पर कौन सी विधि अपनाई जाती है, GIFT यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो अंडाशय जैसे ही क्या होगा, जब उनका अंडाशय खराब है तो अंडाणु का निर्माण ही नहीं होगा, तो कोई दूसरी स्त्री का अंडाणु लेते हैं और उनके अंडवाहिनी में प्रवेश करा देते हैं। तो क्या होगा कि अंडाणु का निर्माण नहीं हो पा रहा था ना, तो अब निर्माण हो चुका और फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में प्रवेश करा दिया, तो बड़े आराम से उनका निषेचन यहाँ पे कहाँ पे, इस्थमस और एम्ब्रियो जंक्शन पर हो जाएगा। तो यह विधि की जाती है GIFT किसमें, उन स्त्रियों में जिनका अंडाशय खराब हो। अब अपनी बात करते हैं किसके बारे में, उल्बवेदन के बारे में। उल्बवेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है, तो जो गर्भाशय है, अब यहाँ पे देखना अच्छे से, उल्बवेदन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है देखना यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोई शिशु है और शिशु गर्भाशय के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और इस शिशु के चारों ओर क्या है, एक द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, एक सुरक्षा द्रव भरा हुआ है जो कि इसको सूखने नहीं देता, जो कि भ्रूण को सूखने नहीं देता, उसको पोषण भी प्रदान करता है। तो ये जो द्रव है इसको कहते हैं क्या, उल्ब। क्या कहते हैं, उल्ब। इस उल्ब से क्या होता है, तो उल्ब
से, जैसे कि उल्ब क्या है, एक द्रव है, इस द्रव के द्वारा अपन जांच कर सकते हैं कि इसमें कोई विकार तो नहीं है, जो अपना भ्रूण है उसमें कोई विकार तो नहीं है। यहां तक कि इस द्रव के द्वारा अपन यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि अगला होने वाला जो संतान है, जो ये संतान होने वाला है, वो मेल है या फीमेल है। तो यानी लिंग की जांच भी कर सकते हैं अपन इस द्रव के द्वारा। तो ये सब की क्रिया कहलाती है उल्ब भेदन, यानी उल्ब के द्वारा लिंग की जांच और उसके विकार की जांच की जाती है, उसे कहते हैं उल्ब भेदन यानी एमनियोसेंटेसिस। अब इसमें पढ़ने वाले हैं अपन यौन संचारित रोग के बारे में। यौन संचारित रोग क्या होते हैं? तो यौन संचारित रोग क्या है? जो कि जननांगों के परस्पर संयोजन से, यानी कि जननांगों के परस्पर संयोग से उत्पन्न होते हैं जो रोग, उसे कहते हैं अपन यौन संचारित रोग। तो कुछ रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं और कुछ रोग विषाणु के द्वारा भी होते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग हैं सूजाक, और दूसरा अपना है सिफिलिस, और विषाणु से होने वाले रोग हैं अपने एड्स और हेपेटाइटिस बी। तो सूजाक रोग का जो कारक है उसको कहते हैं, कौन से कारक से होता है, मतलब जीवाणु कौन सा है? तो उसका जीवाणु है नाइसेरिया गोनोरिया। तो इस जीवाणु के कारण होता है सूजाक रोग। अच्छा, ये रोग हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण है मूत्र त्यागने में जलन होती है। अगर मूत्र त्यागने में जलन होती है तो उसको कहते हैं अपन सूजाक हो चुका है। और दूसरा अपना होता है सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है? तो इसका कारक होता है ट्रोपोनोमा पैलिडम। ये एक जीवाणु है जिसके द्वारा सिफिलिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है जननांगों में घाव, या भी कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे छाले पड़ना, जननांगों में छाले या जलन होना, घाव पड़ना, उसे क्या कहते हैं अपन? सिफिलिस कहते हैं। तो ये होते हैं उनके दो रोगों के नाम जो कि जीवाणु से होते हैं। दो ऐसे रोग हैं जो कि विषाणु से भी होते हैं। कौन कौन से? एक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका कारण क्या है? तो इसका कारक क्या है? तो इसका कारक है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस के द्वारा होता है एड्स। अच्छा, एड्स का पता कैसे लगाया जाता है कि एड्स हो चुका है? तो एक परीक्षण होता है, एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि इसे एड्स हो चुका है। तो उस परीक्षण का नाम है एलिसा। बहुत बार पूछा जाता है कि एड्स जो है किस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है क्या? एड्स को पहचानना। एक अपना होता है हेपेटाइटिस बी। तो ऐसे ही बहुत सारे रोग हैं जो कि विषाणु से भी हैं और जीवाणुओं से भी हैं। तो जो मोस्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूं, और बाकी सब आप थोड़ा सा जो बचा खुचा रहता है वो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। जो समझाने वाली चीजें होती है मैं आपको समझा देता हूं। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मेरे आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।